वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 20 दिसंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल आईएनएस मुर्मुगांव के बारे में है। इंडियन नेवल शिप मुर्मुगांव जो कि P-15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, इसे अभी हाल ही में इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया गया है। कमीशन करने का मतलब है कि इंडियन नेवी को दे दिया गया है, अब इंडियन नेवी इसका इस्तेमाल करेगी। आईएनएस मुर्मुगांव ये सेकंड शिप है विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर का, जिसे प्रोजेक्ट 15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट 15B क्लास से बिलोंग करता है। इसे और एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रोजेक्ट 15 सीरीज में एक्चुअली में 3 क्लास के डिस्ट्रॉयर्स बनाए जा रहे हैं या शिप्स बनाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट 15 सीरीज में एक तो प्रोजेक्ट 15 दिल्ली क्लास है, दूसरा है प्रोजेक्ट 15A कोलकाता क्लास और तीसरा है प्रोजेक्ट 15B विशाखापट्टनम क्लास। तो जो प्रोजेक्ट 15 दिल्ली क्लास है, इसमें 3 शिप्स बनाए जा रहे हैं जिनके नाम शहरों के नाम पर है। इन जनरल इनका नाम शहरों के नाम पर ही है या पोर्ट के नाम। ये जो मुर्मुगांव है इसका नाम तो पोर्ट के नाम पे है। तो इसमें 3 जो शिप्स डेवलप हो रहे हैं, दो आईएनएस दिल्ली, आईएनएस मैसूर और आईएनएस मुंबई। आईएनएस 15A कोलकाता क्लास में इंक्लूडेड हैं आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोची और आईएनएस चेन्नई। और जो 15B है विशाखापट्टनम क्लास, इसमें आईएनएस विशाखापट्टनम है जो रेडी हो चुका है, आईएनएस मुर्मुगांव अभी रेडी हुआ है, इसके बाद नंबर इम्फाल और सूरत का आएगा। तो ये तो आपने समझ लिया कि 15 सीरीज है, इसमें 3 क्लास हैं और जो तीसरा क्लास है विशाखापट्टनम क्लास, इसमें ये दूसरा शिप बनाया गया है आईएनएस मुर्मुगांव। तो ये जो कहाँ लाई करता है तो समझ में आ गया। इसे बिल्ड किया है मेजरगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। मुर्मुगांव एक्चुअली में नाम है हिस्टोरिक पोर्ट सिटी जो गोवा में लोकेटेड है, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे। ठीक है। फंक्शंस अगर शिप के देखे जाएं तो इसके पास 4 पावरफुल गैस टरबाइन इंजन्स हैं जो कि इसे 30 नॉट्स की स्पीड दे सकते हैं। 30 नॉट्स की स्पीड का मतलब है कि ये 30 नॉटिकल माइल 1 घंटे में ट्रेवल कर सकता है। ये सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइल्स से लैस है। मॉडर्न सर्विलांस रडार इसके पास हैं जो कि गनरी वेपन सिस्टम को भी एकोमोडेट करता है। जो वॉरशिप है उसके पास टोटल एटमॉस्फेरिक कंट्रोल सिस्टम है जो इसे कैपेसिटी देता है कि ये न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर कंडीशंस में भी लड़ सकता है। ये वॉरशिप कैपेबल है एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस ऑपरेशंस में, जो इंडिया की स्ट्रेंथ को काफ़ी हद तक बढ़ा देगा। 2016 में सिमिलर क्वेश्चन पूछा ये गया था कि आईएनएस अस्त्र धारिणी इसका बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है। इसका सही जवाब टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल था। मतलब इस तरीके के, इस नेचर के प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा। तो ऐसे अगर कोई टॉपिक न्यूज़ में है तो आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में है। चाइना अभी नए रेगुलेशंस बना रहा है ताकि डीप सिंथेसिस टेक्नोलॉजी, जिसका इस्तेमाल इंफॉर्मेशन को डिस या मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए किया जाता है, उसे वो रोक सकें और डिस इन्फॉर्मेशन को कर्ब कर सकें। यूरोपियन यूनियन ने इस प्रकार के रेगुलेशंस पहले से बना रखे हैं, चाइना बना रहा है। दिक्कत की बात यह है कि इंडिया में डीप फेक टेक्नोलॉजी को काउंटर करने के लिए ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हैं। डीप सिंथेसिस टेक्नोलॉजी ये तो एक ओवरऑल टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन है जिसमें हम डीप लर्निंग और ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल करते हैं किसी नए टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो या वीडियो को जनरेट करने के लिए, किसी वर्चुअल सीन को क्रिएट करने के लिए डीप सिंथेसिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। डीप सिंथेसिस टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा हिस्सा है, एक पार्ट है, दैट इज डीप फेक्स, और ये इसका सबसे नोटोरियस एप्लीकेशन है, या मैं ये कहूँगा कि ये इसका सबसे बड़ा और बुरा मिसयूज है। डीप सिंथेसिस टेक्नोलॉजी में जो डीप फेक है, ये इसका सबसे बुरा मिसयूज है। अब ये डीप फेक्स होते क्या है? डीप फेक ये शब्द 2017 में प्रचलन में आया। इसमें बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो आपने कई बार देखा होगा कि कोई भी जो पॉलिटिशियन है वो एक स्पीच दे रहे हैं, उसमें वो कुछ कह रहे हैं। सच्चाई तो ये होती है कि उन्होंने ऐसी बात कभी कही ही नहीं होती, उसे बस मॉड्यूलेट कर दिया जाता है। कई बार कुछ ऑडियोज़ आते हैं जिसमें आपको जानी पहचानी आवाज़ लगेगी किसी एक सेलिब्रिटी की या किसी एक पॉलिटिकल लीडर की। वो ना तो उनकी आवाज़ होती है, बस उसे मॉड्यूलेट करके फ्रेम करके आपको दिखाया जाता है। इसका सबसे बुरा यूज़ तब होता है जब इसका इस्तेमाल पोर्नोग्राफी में किया जाता है। वहाँ पे किसी एक इंडिविजुअल के फेस के ऊपर किसी दूसरे इंडिविजुअल का फेस पेस्ट कर दिया जाता है, पहचान में ही नहीं आता कि वो इंडिविजुअल है कौन, और इससे ऐसा लगता है कि वो कोई दूसरा इंडिविजुअल है। इस प्रकार के जब
पोर्नोग्राफिक कंटेंट स्प्रेड कर दिए जाते हैं, तो एक इंडिविजुअल की कई बार तो लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, बिकॉज लोग मानने को तैयार नहीं होते कि इस प्रकार के कंटेंट में वो पर्सन है नहीं, जबकि वो नहीं होता। उस कंटेंट को तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके डीप फेक टेक्नोलॉजी से तैयार कर लिया जाता है। तो डीप फेक टेक्नोलॉजी, ये आर्टिफिशियल इमेजेस एंड ऑडियोज़ को जब एक साथ मिक्स करके तैयार किया जाता है तो उसे डीप फेक कहा जाता है। ये एक्चुअली में फेक होता है, तभी तो इसके नाम में डीप फेक है। इसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने की सिचुएशन देखते हैं, जहाँ पे रियल पर्सन का अपीयरेंस शो कर दिया जाएगा। कई बार तो फेस और वॉइस दोनों मैच करवा दी जाती है। अक्सर ऐसा किया जाता है जब पॉलिटिशियंस का कोई स्पीच आपको सुनाना हो तो वो फेस भी पेस्ट कर देंगे और वॉइस भी मैच कर देंगे, जबकि कई बार इसमें कोई ऐसा कंटेंट भी तैयार कर लिया जाता है जो एग्जिस्ट ही ना करता हो, या किसी रियल पर्सन से कुछ और कहलवा दिया जाएगा जो उसने कभी कहा ही ना हो। इसके बहुत ही मैसिव मिसयूज़ हैं। इसका इस्तेमाल स्कैम करने में, सेलिब्रिटी पोर्नोग्राफी में, इलेक्शन मैनिपुलेशन में, सोशल इंजीनियरिंग में, ऑटोमेटेड डिसइंफॉर्मेशन अटैक में, आइडेंटिटी थेफ्ट में और फाइनेंशियल फ्रॉड में किया जाता है। इशू ये है कि डीप फेक्स को डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, डीप फेक इतने रियल बन गए हैं कि पता ही नहीं चल पाता कि एक्चुअली में वो डीप फेक है या रियल है। कई सारे देशों ने दुनिया के डीप फेक को रोकने के लिए काम शुरू कर दिया है। यूरोपियन यूनियन ने कोड ऑफ प्रैक्टिस को तैयार किया है, जहां पे गूगल, मेटा, ट्विटर जैसी जो टेक जाइंट्स हैं उनको ये बोला गया है कि डीप फेक को काउंटर करने के लिए आप अपने प्लेटफॉर्म पे तैयारी करिए। यूएसए ने एक बाई पार्टीशन डीप फेक टास्क फोर्स एक्ट भी तैयार किया है, जहां पे जो उनका डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है उसे डीप फेक टेक्नोलॉजी को काउंटर करने के लिए बोला गया है। इंडिया की दिक्कत यह है कि हमारे पास डीप फेक को काउंटर करने के लिए कोई रूल्स नहीं है। कुछ स्पेसिफिक लॉज हैं जो बाकी चीज़ों को कवर करते हैं, टेक के मिसयूज़ को रोकते हैं। उन्हीं का इस्तेमाल डीप फेक टेक्नोलॉजी में भी किया जाता है, जैसे कॉपीराइट वायलेशन, डिफेमेशन या साइबर फेलोनीज। इन्हीं सब का इस्तेमाल करके हम डीप फेक टेक्नोलॉजी को भी रोकने की कोशिश करते हैं, हालांकि इसके लिए स्पेसिफिक लॉज भी ज़रूरी हैं। तो ये तो पूरा मामला डीप फेक टेक्नोलॉजी का रहा। आइए देखते हैं अगला आर्टिकल। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में है। शॉर्ट में आप इसको इकोसॉक बोल सकते हैं। अभी इकोसॉक में उसकी जो एक प्रिंसिपल ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसका नाम कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन है, उसमें एक रिजोल्यूशन लाया गया, इकोसॉक में रिजोल्यूशन लाया गया कि जो ईरान है उसे कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन से बाहर कर देते हैं, क्योंकि ईरान में विमेन लिबर्टी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, हिजाब प्रोटेस्ट चल रहा है। तो इससे ईरान काफ़ी हाईलाइटेड है, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे विमेन को राइट नहीं है और उन्हें बाउंड किया जाता है या परसिक्यूट किया जाता है। इसी रेफरेंस में ये पूरा रिजोल्यूशन आया था। इंडिया ने तो एब्सटेन कर दिया, इंडिया ने वोट ही नहीं किया। ऐसे मामलों पे इंडिया वोट करता नहीं है। ये जो बॉडी है कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन, ये जेंडर इक्वलिटी और विमेन एम्पावरमेंट को डेडिकेटेड है। इकोसॉक की पहले बात करेंगे। इकोसॉक को यूएन के चार्टर के थ्रू 1945 में बनाया गया था। इसका काम है कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी रिव्यू, पॉलिसी डायलॉग और रिकमेंडेशन इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पर। ये इंटरनेशनली एग्रीड जो इन्वायरमेंटल या डेवलपमेंटल गोल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। इसमें 54 मेंबर्स होते हैं, जिन्हें 3 ईयर टर्म के लिए यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के द्वारा चुना जाता है। यूएन का सेंट्रल प्लेटफॉर्म है ये एक प्रकार से, जो कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको लेकर आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करता है, डिबेट और इनोवेटिव थिंकिंग को बढ़ावा देता है। हर साल इकोसॉक का जो स्ट्रक्चर है उसे तैयार किया जाता है कि पूरे साल इकोसॉक काम कैसे करेगा। इसमें जो ग्लोबल इंपॉर्टेंस के या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इश्यूज़ होते हैं उनको संज्ञान में लिया जाता है। इकोसॉक के परव्यू में कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज़ आती हैं जिसको सुपरवाइज करता है इकोसॉक कि उनकी फंक्शनिंग अच्छी चलती रहे। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा WHO और जो 2 ब्रिटेन वुड ट्विंस हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड और भी कई सारी रीजनल कमीशन, स्टैंडिंग कमेटीज़, एडहॉक और एक्सपर्ट बॉडीज़ इसके एम्बिट में आती हैं। कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन की बात करते हैं, जिससे ईरान को बाहर करने की बात चल रही है। ये एक प्रिंसिपल ग्लोबल इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जो डेडिकेटेड है जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए। इकोसॉक का जो रेजोल्यूशन है जून 1946 में इसे प्रपोज किया गया था। उसी रेजोल्यूशन के जरिए CSW यानी कि कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन को बनाया गया। जो कमीशन है इसमें 45 मेंबर्स होते हैं, जैसे कि हमारी शुरू में बात हुई। यहाँ पर देखिए 2009 का प्रश्न है यूएन के ऊपर। 2 स्टेटमेंट हैं, इसमें एक स्टेटमेंट इकोसॉक के ऊपर था जिसमें कहा गया था इसमें 24 मेंबर स्टेट्स होते हैं। तो पहला ये स्टेटमेंट गलत है, हमने अभी पढ़ा इसमें 24 नहीं 54 मेंबर्स होते हैं। देखिए जो इकोसॉक है उसमें 54 मेंबर होते हैं और ये जो बॉडी है ना CSW इसमें 45 होते हैं। तो कंफ्यूज मत करिएगा
कि 45 अभी बढ़ा 54 बता रहे हैं, इसमें मैंने आपको बताया था कि 54 होते हैं, ठीक है, और यहाँ पीकोसॉक में 24 बोल रहे हैं, तो नंबर से भी ये ट्विस्ट कर देते हैं कई बार। 2/3 मेजोरिटी से ये जनरल असेंबली के द्वारा 3 ईयर टर्म के लिए चुने जाते हैं, तो ये तो सही है, तो पहला वाला गलत है, तो आंसर क्या निकलेगा, बी निकलेगा। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो हूज के बारे में है। डेथ टोल 60 तक पहुंच गया है हूज ट्रेजेडी में, जो बिहार के सरन डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, जहां पर अल्कोहल प्रोहिबिटेड है और हूज का कंजम्पशन करके कई सारे लोगों की जान गई। हूज है क्या? हूज एक्चुअली में पुअर क्वालिटी का अल्कोहल है, जिसे कई बार आम बोलचाल की भाषा में जहरीली शराब भी कह दिया जाता है। जो वर्ड है वो हुचिनो से निकला है। ये एक नेटिव अलास्का की ट्राइब है जो बहुत स्ट्रॉन्ग लिकर बनाते हैं। वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग लिकर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो खराब लिकर होती है उसे हूच कह दिया जाता है, मिसनॉमर कह लीजिए। जो हूच है इसे बहुत ही क्रूड सेटिंग में बनाया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल होता नहीं है। जो ब्रांडेड लिकर होता है वहाँ पे प्रॉपर कंपनी होती है, उनके पास अच्छी क्वालिटी की इक्विपमेंट और अच्छा सामान होता है, अच्छा रॉ मटेरियल होता है। इसके अलावा बिल्कुल कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करके जो भी लिकर है उसे मेंटेन करके बनाया जाता है, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट के साथ। लेकिन चूंकि बिहार में बैन है तो लोग चोरी छुपे बहुत ही क्रूड सेटिंग में जैसे तैसे ये जो लिकर वगैरह है वो चोरी छुपे बना के बेचने की कोशिश करते हैं। अब उसमें वो कई बार बहुत ही ख़राब क्वालिटी का शराब बना देते हैं, जिसको पीने के बाद लोगों की जान चली जाती है। उसे ही नाम दे दिया गया है हूच। इसे पी के कंज्यूमर्स की जान जा सकती है। कारण क्या होता है? बनाते वक्त एडल्ट्रेशन होता है, टेम्परेचर कंट्रोल होता नहीं, क्योंकि इनके पास अच्छे इक्विपमेंट नहीं होते। जो डेस्टिलेशन प्रोसेस होता है उसमें एक्यूरेसी नहीं होती और उसे वाटर डाउन कर दिया जाता है, मतलब उसे और डाइल्यूट कर दिया जाता है। कई सारे एडल्ट्रेंट उसके बाद ये लोग ज़बरदस्ती ऐड करते हैं ताकि लिकर की पोटेंसी को बढ़ा सकें, उसे ज़्यादा नशीला बना सकें। ऐसा करते वक्त बहुत ही टॉक्सिक चीज़ें मिला दी जाती हैं उसमें। कई बार तो ऑर्गेनिक वेस्ट मिला देते हैं, बैटरी का एसिड मिला देते हैं, इंडस्ट्री ग्रेड का मेथनॉल मिला देते हैं जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। ये सब बहुत टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं। इनको मिलाने के बाद ही तो वो शराब जहरीली बन जाती है। अब इसको जो लोग कंज्यूम करते हैं उनकी जान चली जाती है। आर्टिकल 40 आपको पता है बिहार में जो लिकर है वो बैन है, उसे ना तो आप बना सकते हो ना ही बेच सकते हो। चोरी छिपे ये काम कर रहा है, चलाया जा रहा है और इसमें लोगों की जान भी जा रही है। आर्टिकल 47 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें ही बोला गया है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो जो लिकर का कंजम्पशन है उसे प्रोहिबिट करेंगे मेडिसिनल पर्पस के अलावा, जो कि हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, और बाकी के इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक को भी रोकेंगे। तो स्टेट वो कर रहा है, बिहार ने वो किया है, बट नुकसान हम देख ही रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से लोग चोरी छिपे ये काम कर रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो एप्रिकॉट के बारे में है। एप्रिकॉट लद्दाख में होता है। एप्रिकॉट का एक वेरिएंट है जिसका नाम रक्से कैरपो एप्रिकॉट है, उसे अभी जीआई टैग मिला है। मतलब सारे एप्रिकॉट को नहीं मिला है, उसकी इस वैरायटी को मिला है। ये वैरायटी क्या होती है मैं आपको बता दूंगा। लद्दाख भारत में सबसे बड़ा एप्रिकॉट का प्रोड्यूसर है, यानी कि खुबानी का सबसे बड़ा उत्पादक है। लद्दाख का जो एप्रिकॉट होता है वो दो ब्रॉड कैटेगरीज में होता है। एक्चुअली में वो उसके जो कर्नेल होते हैं, जो उसका बीज होता है ना, उसके टेस्ट की वजह से होता है, और जो उनका कलर होता है उसके बेसिस पे होता है। तो जिसका जो फ्रूट होता है या जिसके पास बिटर कर्नेल होते हैं, जो उसके बीज होते हैं वो खट्टे होते हैं, तो उसे खंटे कहा जाता है। खंटे वही खट्टे से ही निकला है। और जिसके बीज मीठे होते हैं उन्हें न्यारमो कहा जाता है। न्यारमो का मतलब स्वीट ही होता है। अब इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन होता है, वो भी उनके बीजों के आधार पे ही होता है। फर्दर दो सब ग्रुप्स इसमें डिवाइड किए जाते हैं सीड स्टोन कलर पे, मतलब जो उनके बीज होते हैं उनके कलर पे। जिसमें व्हाइट सीड्स होते हैं उन्हें रक्से कैरपो कहा जाता है, और व्हाइट सीड वाला जो एप्रिकॉट है उसे ही अभी जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो जीआई टैग किसको मिला है? ये व्हाइट सीड वाले को। और कुछ में जो सीड्स होते हैं वो ब्राउन होते हैं, उन्हें रक्से नेकपो कहा जाता है। तो रक्से कैरपो को भी मिला है ये जीआई टैग। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो प्रोग्राम है कारगिल के लिए, उसमें भी एप्रिकॉट को शामिल किया गया है। अब ये रक्से कैरपो जो है एप्रिकॉट, इसमें क्या खास बात है? इसमें खूब सारे विटामिन होते हैं, कैलोरीज बहुत कम होती हैं, और इसमें सॉर्बिटॉल पाया जाता है, एक प्रकार का नेचुरल ग्लूकोज सब्स्टिट्यूट है। जो इसको डायबिटीज़ है ना वो भी इसको कंज्यूम कर सकता है, दिक्कत नहीं करता। दूसरा, इसके सीड से जो ऑयल मिलता है वो बैक एक को रिलीव करने में हेल्प करता है और जॉइंट पेन को भी राहत देता है। थर्डली, इसे ऑर्गेनिकली उगाया जाता है किसी पेड़ के द्वारा इंडिविजुअली या फिर क्लस्टर्स में। केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं होता, तो हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो ये तो एप्रिकॉट की बात हो गई। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फीफा वर्ल्ड कप के बारे में है, जो अभी हाल ही में कतर में हुआ। इस वर्ल्ड कप को अर्जेंटीना ने जीता और ये उनका तीसरा वर्ल्ड कप है। इसमें फ्रांस के साथ उनका कंटेस्ट था। 2018 में जो वर्ल्ड कप हुआ था वो फ्रांस जीता था। इस बार अर्जेंटीना ने इसमें जीत हासिल की है। 3-3 से टाई हो गया था,
फिर 4-2 जब पेनल्टी शूट आउट हुआ तो उसमें 4-2 से जो अर्जेंटीना है वो इस मैच को जीत गया। फुटबॉल जो वर्ल्ड कप है वो हर 4 साल में एक बार होता है। पहली बार 1930 में उरुग्वे में हुआ था और उसे उरुग्वे जीता भी था। 1930 से 1970 के बीच में इसे जूल्स रिमेट ट्रॉफी कहते थे। एक फ्रेंच मैन थे इसी नाम के जिन्होंने इस ट्रॉफी को प्रपोज किया था। 1970 के बाद इसे फीफा वर्ल्ड कप कहा जाने लगा। जो टूर्नामेंट है ये पहली बार अरब वर्ल्ड में हुआ, जो कि कतर में हुआ, और एशिया में दूसरी बार हुआ है। इसके पहले 2002 का जापान और साउथ कोरिया ने मिलकर होस्ट किया था। इसमें नंबर ऑफ अवार्ड्स इंडिविजुअली भी दिए जाते हैं। देखो हर टूर्नामेंट में दिए जाते हैं। तो गोल्डन बूट, गोल्डन ग्लव, गोल्डन बॉल, यंग प्लेयर, फीफा फेयर प्ले अवार्ड, ये सारे अवार्ड्स इंडिविजुअल अवार्ड्स हैं जो पूरे मैच के दौरान दिए जाते हैं। जो इस बार का ऑफिशियल मस्कट था दैट वाज लईब। लईब एक्चुअली में ऑफिशियल मस्कट रहा फीफा वर्ल्ड कप 2022 का, और लईब एक अरबिक ट्रांसलेट है सुपर स्किल्ड प्लेयर के लिए। तो ये तो पूरा फीफा के बारे में हो गया। अब फीफा मैच के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्या यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है इस प्रकार के? बिल्कुल पूछती है। 2021 में देखिए प्रश्न आया है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे। 2 स्टेटमेंट थे, पहला कि फाइनलिस्ट को नंबर ऑफ मैचेस जो वो जीतते हैं उसके बेसिस पे चुना जाता है, या फिर न्यूजीलैंड इस बार जो इंग्लैंड से आगे रहा वो इसलिए रहा क्योंकि उसने ज़्यादा मैचेस जीते इंग्लैंड से, मोर मैचेस देन इंग्लैंड। दो के दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट थे। आप ऐसे समझो कि क्रिकेट मैच पे अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो फुटबॉल पे क्यों नहीं पूछेंगे? फुटबॉल तो ऑब्वियसली काफ़ी पॉपुलर है। प्लस 32 जो 32वां समर ओलंपिक हुआ था 2021 में, उस पर भी क्वेश्चन आया था 21 में ही। इसमें बोला गया था कि ऑफिशियल मोटो न्यू वर्ल्ड है। ये तो देखिए गलत था। दूसरा था इसमें शॉर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग, कराटे, बेसबॉल ये सब इंक्लूडेड था, तो ये तो सही था। तो 20 का आंसर था। कहने का मतलब ये है कि स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन आते हैं। 2021 में ही आए थे। देखो पहले बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने स्पोर्ट्स के क्वेश्चन नहीं पूछे थे, 21 में पूछे हैं। तो उसके बाद कोई स्पोर्ट्स आ रहा है तो आप उसको पढ़ लो, क्या पता आ जाए। ठीक है, तो आइए रिविजन कर लेते हैं। आईएनएस मर्मुगांव न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, एकदम गलत है। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा कि ये एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। दूसरा है फीफा वर्ल्ड कप, पहली बार एशिया में हुआ, गलत है, दूसरी बार हुआ है। एप्रिकॉट लद्दाख बिगेस्ट एप्रिकॉट प्रोड्यूसर है कंट्री का, सही बात है। इकोसॉक 24 मेंबर है, एकदम गलत है, 54 मेंबर्स हैं, तो ये गलत हो गया। हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।